हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी का वन लाइनर का इकोनॉमिक्स है। क्लास सिक्स से लेके 12 तक जो भी एनसीईआरटी का वन लाइनर का क्वेश्चन है वो सब का सब जो है हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा एसएससी जेई के एग्ज़ाम में, एसएससी जेई के एग्ज़ाम में, जेएसएससी जेई के एग्ज़ाम में, ठीक है, और बीपीएससी एई के एग्ज़ाम में, सारे एग्जाम्स में जितने भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें जीके पूछता है, ठीक है, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर एसएससी जेई और बीपीएससी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी। अभी बहुत सारा चैप्टर हम कराएंगे, इसमें जितना भी चैप्टर है वो सारे कराएंगे। सबसे पहला आप देख सकते हैं आपके सामने इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन, इसके बारे में कराएंगे। फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर है जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसका देखेंगे। नेशनल इनकम का देखेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया। फिर इसके बाद आपका देख सकते हैं मनी एंड बैंकिंग सिस्टम, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। और टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि बजट और फिस्कल पॉलिसी, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए मतलब जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा इसमें वन लाइनर। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर उसका करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इंडस्ट्री का करेंगे। इंडस्ट्री के बाद देख सकते हैं आप मार्केट हो गया, मार्केट के बाद हो गया आपका पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आप देख सकते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बहुत सारा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिसलेनियस में सारा का सारा कंबाइंड होगा। तो आइए हम सबसे पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको पार्ट वाइज ही इस वीडियो को बनाएंगे, ठीक है, दो दो तीन तीन चैप्टर कर करके। अब देखिए सबसे पहला इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है इंट्रोडक्शन से, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहे होंगे आप कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। याद रखेंगे आप कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड इकोनॉमिक्स टेकन। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ना, ये किस लैंग्वेज से लिया गया है? तो ज्यादातर वर्ड जो है ग्रीक से ही लिया जाता है। तो ये भी आपका इकोनॉमिक्स भी जो है ना, ये ग्रीक से ही लिया गया है। और इको मीन्स क्या होता है? इको मीन्स होता है होम, और नोमोज मीन्स होता है अकाउंट्स। इको मीन्स होम होता है और नोमोज मीन्स अकाउंट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ अ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट, ठीक है। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा ब्रांच इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी ऑफ अ स्मॉल और इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को डिस्कस करता है, ठीक है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल चीज़ों का, इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट का हम स्टडी करते हैं। ये कौन सा इकोनॉमी है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि स्मॉल है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा है, स्मॉल पूछ रहा है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हु इज, नो क्वेश्चन देखिए, हु इज क्रेडिटेड विथ इंट्रोड्यूसिंग ए माइक्रो इकोनॉमिक्स इन द सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। Who is credited with introducing macroeconomics as a separate branch of economics। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? जॉन मेनार्ड केनिज। जॉन मेनार्ड केनिज जो है, जॉन मेनार्ड केनिज, ये याद रखिएगा, ठीक है। जॉन मेनार्ड केनिज ये आपका ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। ये इन्होंने ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, जॉन मेनार्ड केनी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज कैटेगराइज्ड अंडर विच टाइप ऑफ इकोनॉमी। भारत में क्या कौन कौन सा इकोनॉमी है? एक तो लोअर मिडिल इकोनॉमी है, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकम पे डिसाइड होता है। और एक है आपका एग्रेगियन है, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर और कितना पॉपुलेशन उस सेक्टर में इंगेज्ड है उस पर डिपेंड करता है। और एक होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन के बेसिस पे होता है, मतलब कौन रेगुलेट कर रहा है उस बेसिस पे है। गवर्नमेंट रेगुलेट कर रहा है, प्राइवेट पार्टनरशिप है, क्या है, ये उस पर हो रहा है। इसके बाद ओपन इकोनॉमी है, ठीक है। तो ओपन इकोनॉमी जो है ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल रिलेशन। ओपन इकोनॉमी मतलब ग्लोबल रिलेशन, भारत का किसी विदेशियों के साथ क्या उन लोग का है, उसके साथ रिलेशन है, वहां से कितना माल एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो सारा ओपन इकोनॉमी के अंदर में, तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल
रिलेशन। अब एक है आपका डेवलपिंग इकोनॉमी, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ इन डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के बेसिस पे कौन सा इकोनॉमी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का साइलेंट फीचर्स क्या है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी का साइलेंट फीचर क्या है ये आप देखिए यहाँ पे। तो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, लो पर कैपिटा इनकम, इनकम डिस्पैरिटी। देखिए एग्रो बेस्ड मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, कृषि से पैसा आता है, ठीक है, तो उससे इकोनॉमी होता है। लो पर कैपिटा इनकम है। फीचर्स पूछ रहा है इंडियन इकोनॉमी का क्या फीचर्स है, तो ये हर एक आदमी का लो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर कैपिटा एक व्यक्ति का कितना आय है, ठीक है, वो होता है आपका पर कैपिटा इनकम, ठीक है, एक व्यक्ति का कितना है। तो ये आप दे दीजिएगा। इनकम डिस्पैरिटी मतलब इनकम में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, अगर इनकम डिस्पैरिटी की देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इनकम में डिफरेंसेस है, तो ये आपका इस ये हो जाएगा। इसके बाद लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर लैक है इंडियन इकोनॉमी में। चैलेंजेज ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी है। देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब आप इतना ही समझिए ना कि इसमें भारत में क्या होता है कि कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट का पूरा अधिकार होता है, कुछ कुछ चीज़ों का पब्लिक का एक एक ऑनर होता है, ऑनरशिप भी है कोई कोई चीज़, तो उस चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया। विस्कस साइकिल ऑफ प्रॉपर्टी मतलब क्या है कि विस्कस साइकिल मतलब क्या हम बोले आप लोग से, जैसे कि कोई एक होता है ना कि गरीब आदमी आपका गरीब ही रहते जा रहा है, तो उस तरह का साइकिल है, गरीब होते जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होते जा रहा है, तो इस तरह का नहीं होता है। तो ये आपका विस्कस ऑफ उसमें आ जाएगा, ठीक है, मतलब डेंजरसली एग्रेसिव भी बोल सकते हैं इसको, डेंजरसली एग्रेसिव है, एक ही तरफ ज़्यादा मोड़ है इसमें, डेंजरसली एग्रेसिव मतलब एक ही तरफ ज़्यादा मोड़ है। मार्केट इम्परफेक्शन है, मार्केट में कभी कुछ, तो ये इम्परफेक्शन हो जाएगा। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एक तरह से समझिए कि पैसा बनाने पे है, जैसे कि कोई पूंजी खड़ा कर दिए किसी चीज़ का, तो आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। जैसे कोई अगर ऑफिस बनाए तो उसमें ऑफिस बिल्डिंग हो गया, ठीक है, और कोई काम स्टार्ट हुआ तो उसमें ऑफिस बिल्डिंग आया, ठीक है, उसमें कुछ कुछ इक्विपमेंट आया, मशीन आया, वो सब कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह का साइलेंट फीचर है इकोनॉमीज का। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमी जो है ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी है इन विच पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर्क टुगेदर। देखिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ काम करते हैं, इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म मतलब जैसे कि प्राइवेट ओनरशिप है, किसी एक आदमी का प्राइवेट कंपनी हो गया एक तरह से, जैसे सोच सकते हैं। सोशल इकोनॉमी तो गवर्नमेंट का ओनरशिप हो गया। तो इस तरह से आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ विच इकोनॉमिस्ट। मिक्स्ड इकोनॉमी का जो आइडिया है ना ये किसके द्वारा इंस्पायर हुआ था, तो जॉन मेनार्ड केनीज इनके द्वारा जो है मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया था। व्हाट डज ए क्लोज्ड इकोनॉमी में, देखिए क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। अभी हम ओपन इकोनॉमी के बारे में आपको बताया कि बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है, नो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्टिविटी, कोई भी चीज है ना बाहर से मंगा नहीं सकते हैं, भेज नहीं सकते हैं, ये आपका होता है क्लोज्ड इकोनॉमी में। अब आइए देखिए ऑन व्हाट मेथोडोलॉजी द प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया बेस्ड ऑन, किस मेथोडोलॉजी पे प्लान्ड इकोनॉमी जो है वो इंडिया में बेस्ड होता है, तो सोशलिस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा किस मेथोडोलॉजी पे प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया बेस्ड है, तो सोशलिस्ट है। अब देखिए यहाँ पे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कौन कौन सा सेक्टर में, तो एक होता है आपका प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, एक होता है आपका प्राइमरी सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर एक होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, और एक होता है आपका टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर जो होता है ये मेनली कंसर्न होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ। नेचुरल रिसोर्सेज में तो जैसे कि प्राइमरी सेक्टर जो है ये क्या इंक्लूड करता है, एग्रीकल्चर, खेती जो आप करते हैं ये नेचुरली है, और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, अलाइड एक्टिविटीज। इसके बाद क्वेरिंग मतलब कहीं रॉक, कहीं पे कोयला के खदान से आप खदान निकाल रहे हैं, क्वेरिंग हो रहा है, खुदाई हो रहा है। फिशरी होता है, मछली पालन जैसा चीज़ हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फॉरेस्ट में कुछ कुछ चीज़ें जो है उससे भी डेवलप होता है, माइनिंग से हो गया, डेयरी फार्मिंग से हो गया, तो ये सब प्राइमरी सेक्टर है। ये आपका नेचुरल सोर्सेस ऑफ अर्थ के नेचुरली आ रहा है ये सब चीज़। अब देखिए सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, कोई आप वर्कशॉप बना दिए, कोई फैक्ट्री बना दिए और उसमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपका वो जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे जो इकोनॉमी जनरेट हो रहा है वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टेक्स अ रॉ मटेरियल
raw material, convert them into a finished product. Under the secondary sector, the natural products are changed into the other forms through the process of manufacturing in a factor of workshop. तो ये आप याद रखेंगे कि ये सेकेंडरी सेक्टर के अंदर में आ जाएगा। टर्शियरी सेक्टर में क्या आ जाएगा? इट इज मेनली कंसर्न विद, टर्शियरी सेक्टर मेनली कंसर्न होता है किससे? द सर्विसेज प्रोवाइडिंग एक्टिविटी, जो कि एक्टिविटी सर्विस प्रोवाइड करता है, विच मे नॉट बी ऑलवेज प्रोड्यूस अ टेंजिबल गुड। टेंजिबल गुड मतलब क्या होता है? जैसे कि फिजिकल नेचर में कोई प्रोडक्ट होता है, आपका क्लॉथ हो गया, हाउस होल्ड हो गया, आइटम्स हो गया, तो वो सब आपका टेंजिबल गुड्स में आता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो टेंजिबल गुड्स ही, मतलब जो घरेलू प्रोडक्ट हो गया या फिर कोई फिजिकल जो प्रोडक्ट जो आप दिखता है उस टाइप का प्रोडक्ट हो गया, तो इट इज मेनली कंसर्न विद सर्विसेज प्रोवाइडिंग एक्टिविटी। कोई भी सर्विस जो एक्टिविटी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो जरूरी नहीं है कि वो टेंजिबल, विच मे नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस अ टेंजिबल गुड्स। These activity help in the development of primary and secondary sectors such as banking, transport, trade, storage, communication, legal, medical और एजुकेशनल सर्विस। ये जो टर्शियरी सेक्टर है ना, ये आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि ये टर्शियरी जो सेक्टर है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है। और इन विच ईयर वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन? कौन से साल में पहला नोबेल प्राइज मिला था, वो भी इकोनॉमिक्स में, इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स? पहला नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिला था? मतलब कौन से साल में फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स? तो 1969 में मिला था। ठीक है, और देखिए पहला पर्सन, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, अमर्त्य सेन इन 1998। फर्स्ट पर्सन, पहला व्यक्ति जिससे, जो कि इंडिया के हैं और उनको नोबेल प्राइज मिला था इंडियन इकोनॉमिक्स में, तो अमर्त्य सेन। ठीक है, ये 1998 मिला था, 1998 में मिला था इनको। अमर्त्य सेन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में मिला था। ठीक है, देखिए वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है? वेलफेयर इकोनॉमिक्स मतलब सब चीज समाज के लिए हो, सारा इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसमें नॉन प्रॉफिट बेस्ड हो, तो वो आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आता है। अब आते हैं नेशनल इनकम जो होता है और पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम जो होता है, ये अगर फिक्स्ड लेवल पे अगर आपको मिलता है, तो वो किस टाइप के इकोनॉमी मिलता है? तो ये आपका डेवलप्ड इकोनॉमी मिलता है। ठीक है, जो आपका नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम है, ये आपको कहाँ मिलता है? डेवलप्ड इकोनॉमी मिलता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, डेवलप द टर्म लेजिस फेयर इज एसोसिएटेड विथ, द टर्म लेजिस फेयर इज एसोसिएटेड विथ विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमी? तो लेजिस फेयर जो है ना, ये किस फॉर्म में? तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के फॉर्म में आता है। लेजिस फेयर जो है ये आपका क्लासिकल इकोनॉमिक्स के फेयर में आता है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान देखिए, टोटल इनकम क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्नड विद इन ए कंट्री, टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्नड विद इन ए कंट्री। और पर कैपिटा इनकम क्या होता है? एक आदमी का कितना इनकम है। ठीक है, एक आदमी का कितना इनकम है एवरेज, तो वो होता है आपका पर कैपिटा इनकम होता है। और लेजिस फेयर किससे एसोसिएटेड है? क्लासिकल इकोनॉमिक्स से। लेजिस फेयर मतलब पॉलिसी ऑफ मिनिमम गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस। लेजिस फायर मतलब सरकार का कम हस्तक्षेप रहेगा, फ्री रहेंगे आप। लेजिस फायर मतलब फ्री रहना, गवर्नमेंट का पॉलिसी ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इनटू द इकोनॉमिक अफेयर्स, ये हो जाएगा। और क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी वही चीज हो गया, मतलब आपको इकोनॉमिक इसमें फ्रीडम रहेगा, सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, आप जितना मन से आप कैसे भी अपना इकोनॉमिक को मेंटेन करेंगे, वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में आता है। हु प्रपोनेटेड द प्रिंसिपल ऑफ लेजिस फायर? किसने प्रपोनेट किया था? तो एडम स्मिथ ने किया था। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है? इकोनॉमिक्स दैट डू नॉट हैव एनी बिजनेस कॉन्टेक्ट। इकोनॉमी जो ऐसा इकोनॉमी जिसके पास कोई भी बिजनेस कॉन्टेक्ट नहीं होता है अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो उसको क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो ये आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है? तो देखिए एक तो हो गया आपका कंट्रोल और रेगुलेशन के बेसिस पे, दूसरा नंबर डेवलपमेंट के बेसिस पे, तीसरा नंबर इनकम के बेसिस पे, चौथा नंबर ग्लोबल रिलेशन के बेसिस पे, और पांचवा नंबर सेक्टर के बेसिस पे है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके 5 तरह से क्लासिफाई हुआ है। एक आपका कंट्रोल रेगुलेशन, डेवलपमेंट, इनकम, ग्लोबल रिलेशन और सेक्टर के बेसिस पे। तो अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल और रेगुलेशन के बेसिस पे लिबरल इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। लिबरल इकोनॉमी देखिए नाम से ही पता चला लिबरल है किसी चीज में, मतलब बहुत ज्यादा फ्रीडम दे दिया गया है। लिबरली जैसे मन तैसे अपना इकोनॉमी को मेंटेन कर रहा है।
ठीक है, तो वो आपका लिबरल इकोनॉमी में आता है, यूएस एंड यूरोप में आता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी जो हो गया आपका इंडिया में जो चल रहा है, और कमांड इकोनॉमी में जानते हैं क्या होता है? ये आपका कमांड होता है एक सेंट्रल अथॉरिटी से, सेंट्रल कमांड बाई सेंट्रल अथॉरिटी, तो ये आपका कमांड इकोनॉमी होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में आपका, इसे तो हम बता दें, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब प्राइवेट ओनरशिप भी है और गवर्नमेंट ओनरशिप, दोनों ओनरशिप है इसमें, मिक्स्ड इकोनॉमी में। और ये देखिए जो कमांड इकोनॉमी है ना, ये दो पार्ट में क्लासिफाई हो गया, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी जो कि रसिया में है, और एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी जो कि चाइना में है। सोशलिस्ट मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि सोशल है, ज़्यादातर इकोनॉमी जो है सोशल बेस्ड है और समाज के लिए डेडिकेटेड है। और एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है वो आपका रिप्लेस होता है पब्लिक ओनरशिप पे, प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिप्लेस करते हैं हम लोग पब्लिक ओनरशिप पे, तो वो आपका कम्युनिस्ट इकोनॉमी में आ जाता है। अब ये तो है डेवलप्ड इकोनॉमिक, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, इसके बाद होता है इनकम, लोअर इनकम, हाइयर इनकम और मिडिल इनकम के हिसाब से होता है। क्लोज्ड इकोनॉमी में आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है, ओपन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। आर्गेन सेक्टर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, सर्विस सेक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करता है इकोनॉमी वो आपका सेक्टर्स हो गया। तो ये सब क्लासिफिकेशन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल गांधीयन इकोनॉमी बेस्ड। अब देखिए गांधी जी का इकोनॉमी भी आ गया। ठीक है, तो गांधी जी का इकोनॉमी होगा तो आप तो जान ही रहे हैं क्या होगा, ट्रस्ट, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्टीशिप होगा। मतलब एकदम उसमें क्या डिसिप्लिन रहेगा, नन वायलेंस रहेगा, ठीक है, सिंपल रहेगा। ठीक है, तो ये आपका गांधी क्या होगा, गांधीयन इकोनॉमी में क्या होगा आप बताइए अपने से, गांधी जी के नाम पे है तो कुछ ना कुछ तो गांधी जी का ही इसमें रूल्स होगा। मतलब गांधी जी का रूल्स क्या है कि नन वायलेंस होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होना चाहिए, ठीक है, और सेल्फ सफिशिएंसी होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, ह्यूमन का वैल्यू होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट विलेज यूनिट्स होना चाहिए। तो ये सब गांधीयन इकोनॉमी, गांधीयन किस प्रिंसिपल बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप पे बेस्ड है। तो ये आप याद रखिएगा। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, किसको फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। हु इज कॉल्ड हार्विंगर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, किससे संदेशवाहक होता है? ये क्या होता है? संदेशवाहक, लिबरलाइजेशन ऑफ, हार्मिंगर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनको क्या कहा जाता है? संदेशवाहक ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है। विलेज कम्युनिटी फ्रॉम विच टाइप ऑफ इकोनॉमी, जो देखिए विलेज कम्युनिटी जो है किस टाइप की इकोनॉमी आता है? तो देखिए विलेज कम्युनिटी है, मतलब विलेज का कुछ ट्रेडिशन होगा तो उस ट्रेडिशन से बना ट्रेडिशनल इकोनॉमी। ठीक है, उसी का ट्रेडिशन से बना है क्या, ट्रेडिशनल इकोनॉमी। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, मतलब ऐसा ट्रेडिशनल इकोनॉमी मतलब हर चीज जो है एक मतलब जो उस विलेज का ट्रेडिशन है, कस्टम है, रीति रिवाज है, उसके हिसाब से है, तो वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी होगा। द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब थोड़ा सा बड़ा लेवल पे है, माइक्रो बहुत छोटा लेवल पे है। क्वाइंड बाय हुम, तो रागनर फ्रिस्क 1933 में, रागनर फ्रिस्क 1933 में हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, रागनर फिस्क, रागनर फिस्क, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं देखिए, टूरिज्म फॉर्म्स पार्ट ऑफ विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। टूरिज्म जो है ना ये आपका पार्ट बनाते हैं किस सेक्टर का? तो टर्शियरी सेक्टर का, टर्शियरी सेक्टर का, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी द कंज्यूमर्स गेट एवरीथिंग विद इन द इकोनॉमिक बॉर्डर वाइल गवर्नमेंट एक्ट्स एज द आर्बिट्रेटर, तो क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, किस टाइप की इकोनॉमी में कंज्यूमर को हर चीज उपलब्ध होता है विद इन द इकोनॉमिक बॉर्डर, इकोनॉमिक बॉर्डर के अंदर। यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक बॉर्डर यूज कर दिया है। और क्लोज इकोनॉमी क्या होता है? नो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब भारत से बाहर ना कुछ जाएगा ना कुछ आएगा, वो आपका हो जाएगा क्लोज्ड इकोनॉमी में। तो आर्बिट्रेटर क्या होता है? इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी ऑफिशियली अपॉइंटेड टू सेटल और डिस्प्यूट, तो वो आपका आर्बिट्रेटर होता है। ठीक है, ये आपका गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। द सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आर कंप्लीटली ऑन्ड बाय द स्टेट इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी, तो कमांड इकोनॉमी हो जाएगा। रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जो है कंप्लीटली ऑन्ड होगा स्टेट के द्वारा, क्योंकि कमांड इकोनॉमी में क्या होता है? एक सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा सब कुछ चलाया जाता है, तो ये आपका कमांड इकोनॉमी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनिंग एंड क्वेरिंग जो एक्टिविटीज है, अभी हम बताएं कि माइनिंग और क्वेरिंग जो है नेचुरल है
और नेचुरल कौन सा सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वाटरनरी सेक्टर इज रिलेटेड स्पेशली टू विच टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो क्वाटरनरी है ना, आपने अब ये पढ़ा है ना कि प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्शियरी सेक्टर होता है, और ये चौथा है क्वाटरनरी सेक्टर। ये आपका स्पेशली इस टाइप ऑफ एक्टिविटी, तो नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज होता है लाइक रिसर्च, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, कंसल्टेशन फॉर्म। तो ये आपका क्वाटरनरी इकोनॉमी में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम लोग पढ़ते हैं विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमी, कौन सा ब्रांच का जो इकोनॉमी है वो डील करता है हाई लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव। तो क्वाइनरी सेक्टर जो क्या करता है, हाई लेवल ऑफ डिसीजन देता है बाय टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव के द्वारा। तो ये आपका क्या हो जाता है, विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमी डील्स विद। तो ये याद रखेंगे आप कि इसमें होता है क्वाइनरी सेक्टर में। इंडिया इज प्लेस्ड इन विच कैटेगरी ऑफ इकोनॉमी, भारत जो है ना वो किस कैटेगरी ऑफ इकोनॉमी में प्लेस्ड है, तो लोअर मिडिल इकोनॉमी में प्लेस्ड है। ये आप याद रखिएगा, लोअर मिडिल इकोनॉमी। मोस्ट ऑफ द आइसलैंड जो है, मतलब अधिकतर जो आइसलैंड है ना, आइसलैंड कंट्री लाइक मालदीव से मॉरिशस से आर डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म सेक्टर। मतलब जैसे कि देखें मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, ये सब टूरिज्म सेक्टर पे ज़्यादातर डिपेंडेंट है। ये किस टाइप के इकोनॉमी में बिलोंग करते हैं, तो सर्विस इकोनॉमी में, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। हाई डिग्री ऑफ पुवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस आर द फीचर ऑफ विच कंट्री। तो अंडर डेवलप्ड कंट्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटीज परफॉर्म्ड फॉर पर्सनल कंटेंट। ठीक है, एक्टिविटी जो है परफॉर्म हुआ है फॉर पर्सनल कंटेंट एंड सेटिस्फेक्शन विदाउट मच कंसिडरेशन फॉर मॉनेटरी इंसेंटिव्स आर रिगार्डेड एज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। ठीक है, मतलब ऐसा एक्टिविटी जो परफॉर्म होता है पर्सनल कंटेंट सेटिस्फेक्शन विदाउट मच कंसिडरेशन फॉर मॉनेटरी इंसेंटिव्स आर रिगार्डेड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। देखिए व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी पर्पस क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, तो यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। प्राइमरी पर्पस क्या है, ये प्रोड्यूसिंग यूटिलिटी फॉर इंडिविजुअल। हर एक आदमी का यूटिलिटी मतलब उसके लिए यूटिलिटी प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। द बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वाज रिटन बाय, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एक बुक है, उसको किसने लिखा है, तो अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा है। अल्फ्रेड मार्शल ने उस बुक को लिखे हैं। ठीक है, व्हाट आर द मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये आप याद रखेंगे। द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सेटअप बेस्ड ऑन द कॉर्पोरेट ऑनरशिप। ठीक है, जो इकोनॉमिक सेट है ना, और ये आपका इकोनॉमिक सेटअप जो बेस्ड है कॉर्पोरेट ऑनरशिप पे, प्रोडक्शन पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड पे, इसको हम क्या बोलते हैं, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, याद रखिएगा आप। ठीक है, अब देखिए इन द इंडियन इकोनॉमी सेक्टर आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस। ठीक है, जो सेक्टर है ना वो पब्लिक और प्राइवेट बेसिस पे ऑनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट इस पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, पहला देखिए क्वांटिटेटिव चेंजेस इन इकोनॉमी इज कॉल्ड, क्वांटिटेटिव चेंजेस इन इकोनॉमी इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, क्वांटिटेटिव चेंज मतलब क्वांटिटी वाइज हो रहा है चेंजेस, क्वालिटी वाइज नहीं हो रहा है, क्वांटिटी नंबर वाइज हो रहा है। ठीक है, इकोनॉमी में, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, रियल में रियल पर कैपिटा इनकम होता है। ठीक है, रियल पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज करता है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पर कैपिटा मतलब देखिए समझ रहे हैं ना, पर कैपिटा मतलब क्या होता है, एक आदमी का आय, पर कैपिटा इनकम कितना होता है, वो चीज़ होता है आपका। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे व्हाट डज एन इंक्रीज इन पर कैपिटा ओवरऑल प्रोडक्शन एंड पर कैपिटा फिजिकल कैपिटल इंडिकेट। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है किसमें, पर कैपिटा ओवरऑल प्रोडक्शन में और पर कैपिटा फिजिकल कैपिटल में। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को, एक आदमी का अगर आय बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, पर कैपिटा फिजिकल कैपिटल और पर कैपिटा ओवरऑल प्रोडक्शन हो रहा है जो। और व्हाट इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्चुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है,
मतलब जो आपका आर्थिक विकास होता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपका कप्ड होता है इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक वेल बीइंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ए कम्युनिटी। ठीक है, मतलब अगर आप अच्छा लाइफ एक व्यतीत कर रहे हैं, क्वालिटी लाइफ किसी कम्युनिटी में व्यतीत हो रहा है, अच्छा लाइफ चल रहा है, वेल तरीका से इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिक बेस्ड है, मतलब एक मतलब वेल बीइंग इकोनॉमिक है, अच्छा खासा, मतलब वो अपना पैसा से जितना भी आ रहा है उनको, वो उसमें सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ कप्ड विथ इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ और ए कम्युनिटी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर इज ए कैपिटल फॉर्मेशन इन ए कंट्री, अगर कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है कंट्री में, देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ, देखिए कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, पैसा बन रहा है, पहले ही बोल दिए कैपिटल फॉर्मेशन मतलब पैसा बनना, और ये पैसा किसी न किसी फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, वो कौन सा इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक ग्रोथ विल इनवेटिवली इंक्रीजेज। ठीक है, मतलब इनवेटिवली इंक्रीमेंट अनअवॉइडेबल, इनवेटिबल अनअवॉइडेबल मतलब इंक्रीज करते जा रहा है, विल इनवेटिवली अनअवॉइडेबल इंक्रीज हो रहा है उसमें। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है कंट्री में, तो जैसे कहीं से मान लीजिए कहीं एक्सकवेशन किए, वहाँ से कोयला निकल गया, कहीं से कुछ निकल गया, तो आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। चाहे आप कुछ बहुत बड़ा एक मतलब टूरिस्ट प्लेस बना दिए, तो ये आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। वो विच इज कंसिडर फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री, कोई भी कंट्री का अगर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया पूछ दिया गया ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किसी भी कंट्री का मोस्ट अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया क्या है, तो आप क्या बोलिएगा पता है, पर कैपिटल रियल इनकम। पर कैपिटल रियल इनकम अगर किसी कंट्री का अगर जान रहे हैं तो उससे आप बता सकते हैं कि उस कंट्री का क्या हाल है इकोनॉमिक में। ठीक है, रियल इनकम। अब देखिए, इन विच ईयर द इंडियन इकोनॉमी अचीव्ड द हाईएस्ट रेट, कौन से साल में, कौन से साल में इंडियन इकोनॉमी जो हाईएस्ट रेट इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस के टर्म में जो हाईएस्ट ग्रोथ है वो 10.78% है 2010 से 11 में, और इन टर्म्स ऑफ फैक्टर कॉस्ट और हाईएस्ट ग्रोथ जो है ये 10.2% है, फॉलोड बाय 10.08%। ठीक है, तो ये होता है, देखिए किस साल में इंडियन इकोनॉमी अचीव कर रहा है हाईएस्ट ग्रोथ रेट, तो इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस हाईएस्ट ग्रोथ है 10.78। ठीक है, 2010-11 में, और फैक्टर कॉस्ट के टर्म में हाईएस्ट ग्रोथ जो है वो 1988 89 10.2%, फॉलोड बाय 10.08% इन 2006-07 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए, डिस्पाइट द हाई रेट ऑफ सेविंग, हाई रेट ऑफ सेविंग के अलावा कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया एंड कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ लो ग्रोथ रेट, तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो हो जाएगा IOCR। ठीक है, याद रखिएगा IOCR, आप याद रखिएगा। देखिए, हाई रेट ऑफ सेविंग हो रहा है और कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ लो ग्रोथ रेट, मतलब हाई रेट ऑफ सेविंग हो रहा है, अब आप अच्छा खासा पैसा बचा भी रहे हैं और कैपिटल भी फॉर्मेशन हो रहा है, फिर भी लो ग्रोथ रेट का रीजन क्या है, तो रीजन है आपका इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, अब ये क्या होता है, ये आप कितना आप इन्वेस्टमेंट किए, ये क्या होता है, रेशियो बिटवीन इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो एक्सप्लेन द relation between investment level of investment in the economy divided by consequent increase in GDP, ये होता है आपका इंक्रीमेंटल कैपिटल रेशियो। इंक्रीमेंटल कैपिटल रेशियो ये होता है IOCR, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, व्हाट इज द मेन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन इंडिकेटर क्या है, तो इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल, डिक्रीज इन इनइक्वालिटी और स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी, ये आपका मेन इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 5 ईयर प्लान इविटेंस द लोएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, कौन सा जो 5 ईयर प्लान जो बना था ना उसमें कौन ये था कि लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हो रहा है, तो थर्ड 5 ईयर प्लान हो रहा है। ठीक है, कौन सा प्लान 5 ईयर प्लान में ये बताया गया था कि उस साल में लोएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हुआ है, लोएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हुआ है, तो थर्ड 5 ईयर प्लान ने बना हाँ थर्ड। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये 5 हो गया 5 ईयर प्लान, और ये आपका थर्ड 5 ईयर प्लान हो जा रहा है, उसमें लोएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाता है। तो देखिए 3-5 अगर आप करिएगा, 3-5 नहीं सुना है कि 3-5 करना मतलब इधर उधर करना, तो 3-5 अगर आप करिएगा तो इकोनॉमी आपका लोएस्ट हो जाएगा, तो लोएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 5 ईयर प्लान में थर्ड 5 ईयर प्लान, ऐसे आप ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं।
बाकी आप जैसे भी याद रखिए। विच 5 ईयर प्लान रिटेन्स द हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, कौन सा 5 ईयर जो प्लान है ना, ये हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 7.8% ये है आपका 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान में। ठीक है, 11th 5 ईयर प्लान, ये आप याद रखिएगा। ऐसे याद रखिए, 9 2 11, 11 जो है ना, 9 2 11 ना भाग जाना, बहुत ऊपर चला जाना, मतलब हाईएस्ट ग्रोथ रेट हो जाना, तो ये 7.8% होता है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीडीपी कॉल्ड क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होता है। हु प्रेजेंटेड द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, तो मॉरिस डेविड मैरिस जो होता है ना, ये 1976 में इन्होंने प्रेजेंट किया था फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। और किसके द्वारा बेसिक नीड अप्रोच प्रेजेंट किया गया था 1970 में, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये तो आपको पता ही होगा कि किसके द्वारा बेसिक नीड अप्रोच को प्रेजेंट किया। बेसिक नीड में क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान, आप जानते हैं ना, तो इस 1970 में किसने ये किया था, तो वर्ल्ड बैंक किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द परचेजिंग पावर ऑफ पार्टी मेथड टू इंश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, तो इसमें ट्रिपल पी हो जा रहा है, क्या हो जाए, परचेजिंग पावर पैरिटी में ये किसने प्रेजेंट किया था, तो गॉस्तव कैसल जो है, इन्होंने प्रेजेंट किया था। अब देखिए यहाँ पे कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, ये आपका रेट ऑफ करेंसी होता है जो कि कन्वर्ट करता है, दैट ट्राई टू इक्वलाइज द परचेजिंग पावर ऑफ डिफरेंट। जैसे मान लीजिए आप यहाँ हैं, अब यहाँ से अमेरिका गए, तो वहाँ पे अमेरिका यहाँ 100 रुपये लेके गए, तो पता चला कि अमेरिका में जाके गए तो मतलब वहाँ का यहाँ का 77 रुपये, वहाँ के 75 रुपये, 1 रुपये के बराबर है 70 रुपया। तो वहाँ पे पता चला कि वो एक ये उसके अकॉर्डिंग हो जाए, 75 यहाँ के ले गए तो वहाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इससे ये सुना है कि कौन सा मतलब रेट ऑफ करेंसी कन्वर्सन दैट ट्राई टू इक्वलाइज द परचेजिंग पावर ऑफ डिफरेंट करेंसी। ठीक है, तो वो होता है आपका ट्रिपल पी। ठीक है, समझ रहे हैं, ट्रिपल पी क्या होता है, ट्रिपल पी आपका कन्वर्ट करता है डिफरेंट करेंसी इनटू अ कॉमन करेंसी। ठीक है, ट्रिपल पी मतलब क्या समझते हैं, जो डिफरेंट करेंसी होता है उसको एक कॉमन करेंसी में कन्वर्ट करता है, और इक्वलाइज देयर परचेजिंग पावर बाय कंट्रोलिंग फॉर डिफरेंसेस इन ए प्राइस लेवल बिटवीन इकोनॉमिक्स, ये होता है। तो ये किसने दिया था, पहले गॉस्तव कैसल ने दिया था। अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया जो है ना, वो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तीसरा पोजीशन पे है इंडिया, आफ्टर चाइना। चाइना जो है सेकेंड पोजीशन पे है, और फर्स्ट पोजीशन पे है यूनाइटेड स्टेट, और आर द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, मतलब उनका पैसा ज़्यादा है, वो बाद में आएंगे तो 77 रुपया लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ का जो 77 रुपये, वहाँ 1 रुपये, वहाँ 1 रुपये, यहाँ वहाँ से 1 रुपया लेके आएंगे, यहाँ 77 रुपया, 70 रुपये 75 रुपया ही होता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कंपैरेटिव प्रोग्राम, देखिए एक प्रोग्राम चलता है ICPI का, वो 2020 में रिलीज हुआ था। देन व्हाट द परसेंटेज ऑफ इंडिया पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड जीडीपी। ठीक है, तो इंडिया जो उसमें पार्टिसिपेट किया था अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कंपैरेटिव प्रोग्राम रिलीज्ड इन द ईयर 2020, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड जीडीपी, तो 6.7% होता है। ठीक है, तो 6.7% याद रखेंगे। ठीक है, इंडिया का जो है वो थर्ड पोजीशन पे है, ये तो पहले बताए थे। व्हाट आर द इंडिकेटर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या इंडिकेटर है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या इंडिकेटर है, ये इसका आंसर देना है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है, परचेसिंग पावर पैरिटी है, ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ये है। अब देखिए विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंटिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फ्रॉम द ईयर 1990। ठीक है, 1990 में किसने ले लिया था ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम था, UNDP था, उन्हीं के द्वारा प्रेजेंट किया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फ्रॉम द ईयर 1990, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। देखिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप हुआ था, तो महबूब उल हक के द्वारा, ये इकोनॉमिक्स थे इनके द्वारा डेवलप हुआ था। ठीक है, ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स इज गिवन बाय, ग्लोबल लाइवेबिलिटी जो इंडेक्स होता है ये किसके द्वारा होता है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट के द्वारा, EIU के द्वारा होता है। अब देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफर्स टू एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लाइव, टू फॉर कैलकुलेटिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, मैक्सिमम एज एक्सपेक्टेंसी जो है ना 85 साल है, और मिनिमम एज एक्सपेक्टेंसी जो है वो 20 साल है।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफर करता है कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर ए पर्सन इज, मतलब कितना दिन तक कोई आदमी जी पाएगा, उसी को लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स मैक्सिमम एज कैपेसिटेंस इज 85 ईयर और मिनिमम एज कैपेसिटेंस जो है वो 20 ईयर्स है। ठीक है, याद रखेंगे आप। विच कंट्री रैंक वाज द फर्स्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 से? पहला भारत, मतलब कौन सा कंट्री जो है ना पहला वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में रैंक पहला आया था, तो नॉर्वे हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2-3 क्वेश्चन बनता है। 2022 में इंडिया का 2022 में जो था, या फिर 20 में कहें, अभी 20 के बाद नहीं हुआ है, तो 131वां था। ये पूरा का पूरा 180 आउट ऑफ 180 होता है। आउट ऑफ 180 में 131वां स्थान पे मिला है इसको। ठीक है, ये याद रखिएगा कि 131वां स्थान मिला है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है ये समझना है। ठीक है, तो एन अप्रोच टू इकोनॉमिक प्लानिंग दैट अटेम्प्ट्स टू फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ while preserving quality of life for both present and future generation। ये आपका सस्टेनेबल ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सस्टेनेबल इकोनॉमिक इंडेक्स जो है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक इंडेक्स जो है, ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? तो नीति आयोग के द्वारा प्रिपेयर किया गया था, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसके बाद देखिए हु यूज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ब्रंटलैंड कमीशन, ये तो हम लोग ब्रंटलैंड कमीशन हो जाएगा। पहला बार टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब यूज होता था? ब्रंटलैंड कमीशन 1987। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंडिया 131 रैंक मिला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, वर्ल्ड में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो इंडिया रैंक्ड 131st इन द वर्ल्ड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। तो इतना ही याद रखेंगे। तो अभी यहीं तक छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वाला में हम नेशनल इनकम देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर जरूर एक शेयर किया, आपके जो भी ग्रुप है आपके पास, तो उसमें जरूर जरूर शेयर किए, ताकि और हम आपको लेकर अच्छा अच्छा कंटेंट देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।